ना? मेरा नाम गौरी शंकर शर्मा है। मैं पेशे से वकील हूँ और लोक समाज पार्टी का अध्यक्ष हूँ। जी सर, मैं जानना चाहूँगी आपसे कि जैसे श्री प्रभु राम जी की प्रतिमा वायरल हुई है, उनका बाल रूप देखा गया है और हम सभी ने देखा भी है उनका वो बाल रूप, क्योंकि पहले हमने हमेशा एक जो राम जी का अवतार देखा था उस रूप में और इस रूप में बहुत अंतर है। ये इनका बाल रूप है। तो सर मैं जानना चाहूँगी कि जब आपने वो पहली बार उनकी वो प्रतिमा देखी तो उसको देखने के बाद उनका आपके मन में पहला सवाल क्या आया और आपने क्या सोचा उसके लिए, मैं उसके बारे में जानना चाहूँगी। पहली बात, बाल रूप हैं या किस रूप में, एक बार अयोध्या 2019 में मैं गया था जी। तो वहाँ पर दर्शन हुए थे। अब वो किस रूप में थे मुझे नोटिस नहीं हुआ। अब जो है वो स्थापित कर रहे हैं, कल प्राण प्रतिष्ठा होगा। देखिए, रामचंद्र जी का आप मंदिर बनवाओ, कुछ भी बनवाओ, उसमें हीरा जवाहरात जो भी जड़वाना हो सब जड़वा दो, लेकिन वो तब तक अधूरा रहेगा जब तक प्रभु श्री राम के आदर्श, उनके पिता दशरथ की वचनबद्धता, उनके भाई जो है भरत का त्याग, जब तक इन सब तीनों के जो त्याग हैं, आदर्श है, वचनबद्धता है, कोई व्यक्ति अपने जीवन में नहीं उतारेगा, तब तक उसका पूजा करना, मंदिर में सोना हीरा जवाहरात जड़वा देना, वो सब बेकार है। मेरे तो कहने मतलब ये है। अब रही बात कि ये मंदिर का जो मैंने नोटिस किया, मैंने अनुभव किया कि मंदिर का निर्माण सही मायने में देखा जाए मंडल कमीशन के विरोध से चालू हुआ है। 7 अगस्त 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जनता दल के प्रधानमंत्री थे। उस समय सपोर्ट कम्युनिस्ट पार्टी और ये भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के खिलाफ समर्थन देकर के प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार चला रहे थे। ये दोनों पार्टियां कैबिनेट में शामिल नहीं थी, बाहर से समर्थन दिए थे। लेकिन जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो भारतीय जनता पार्टी, उस समय शायद लाल कृष्ण आडवाणी ही अध्यक्ष थे, उनको लगा कि पिछड़ी जातियों का वोट बैंक टोटल जनता दल को शिफ्ट हो जाएगा और जनता दल को जब शिफ्ट हो जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर सत्ता में नहीं पहुंच सकेगी। और एक तो ये कारण था, दूसरा कारण ये था कि जो भारतीय जनता पार्टी उस समय करीब 9-10 साल हुआ था जनसंघ से रूपांतरण होकर के भारतीय जनता पार्टी बनी थी। 80 में भारतीय जनता पार्टी बनी, उसके पहले जनसंघ था। तो जब तक भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ में देश के बहुसंख्यक लोग नहीं जुड़े थे, सिर्फ 3-4 जातियों का वर्चस्व था, तब तक जनसंघ 2 सीट 88-90 अधिक से अधिक 150 सीट से ज़्यादा नहीं गई। लेकिन जब मंडल कमीशन के खिलाफ ये कमंडल चालू किया गया, क्योंकि आडवाणी जी सोचे कि इनकी मजबूरी है कि हमको कमंडल यात्रा निकालने के लिए, तो वो सोमनाथ से अयोध्या तक यात्रा निकालना था उनको। जैसे वो बिहार के मधेपुरा में पहुँचे तो तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव को महसूस हुआ कि अगर हम इस रथ यात्रा को नहीं करेंगे तो बिहार में दंगा हो जाएगा, इसलिए उनको अरेस्ट किए, और अरेस्ट मतलब जेल में नहीं डाले थे, हाउस अरेस्ट किए थे। तभी भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट ने वो अपना वो समर्थन वापस नहीं लिया था, इन्होंने लिया था, और जिसका परिणाम ये हुआ कि बीपी सिंह की सरकार गिर गई। और उनको लगा कि अगर मंडल कमीशन के माध्यम से पिछड़ी जातियों को सरकारी नौकरी मिलती रहेगी तो उनमें जो आबादी है उनमें आर्थिक दशा में बहुत बदलाव हो जाएगा। वो नहीं चाहते थे
कि इनकी आर्थिक दशा में बदलाव हो, नंबर एक। दूसरा, उनका वोट बैंक कभी नहीं बढ़ पाएगा। तो इन दोनों के कारण उन्होंने मंडल कमीशन का विरोध किया और इस मंडल कमीशन को इस भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और कांग्रेस के मिली भगत से अपना बसों को तोड़े फोड़े, अपना रेल को तोड़े फोड़े और बहुत से लोगों को उकसाए कि आत्महत्या करो। पर दिल्ली में सफदरजंग के उसमें सरोजनी नगर के इलाके में 4-5 लोग सुसाइड कर लिए थे इन्हीं लोगों के बहकावे में। तो उस समय बीपी सिंह ने देखा कि इसको कैसे शांत किया जाए, तो उन्होंने फिर आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण दिया। तो इन दोनों मामलों को चैलेंज किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट में उस समय हमारी वकालत मात्र 5 साल हुई थी। 1986 अक्टूबर से मेरा सुप्रीम कोर्ट से वकालत था। तो हम उस समय जूनियर के रूप में काम करते थे। तो उस समय बहस चल रही थी कि जो मंडल कमीशन ने रिकमेंड किया है 27% और उनका आबादी जो पिछड़ी जातियों का है 52% उस समय था। तो लेकिन एक कानूनी बाध्यता थी कि 1962 में MR बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर के केस में सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने ये फैसला दिया कि आरक्षण जो है 50% से ज़्यादा नहीं हुआ। इसीलिए बिहार से सांसद रहे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, बीपी मंडल जी की अध्यक्षता में जो कमीशन बना था, उन्होंने रिकमेंड किया कि 27% ही दिया जा सकता है, क्योंकि 22.5% उनको दलित आदिवासी को था। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट में बहस हो रहा था। तो वहाँ ये मामला आया कि ओबीसी का सरकारी नौकरियों में मात्र रिप्रेजेंटेशन 1.5% है, यानी 100 नौकरी है तो 1.5, 200 नौकरी है तो 3 नौकरी ओबीसी को था। तो जजों के 3 जज थे, वो महसूस कर रहे थे कि भाई आर्थिक आधार पर, लेकिन 6 जजों ने माना नहीं, जो ओबीसी दलित आदिवासी हैं ये सदियों दर सदियों, पीढ़ी दर पीढ़ी ये सताए गए हैं, इनको पढ़ने लिखने नहीं दिया गया, इनको नौकरी में नहीं रखा गया। तो मुख्य धारा में लाने के लिए इनको रिजर्वेशन जरूरी है और उन्होंने मंडल कमीशन को जायज रखा। तब यह इन्होंने देखा कि भाई अब इस पर मंडल कमीशन पर लोगों का निगाह और बढ़ जाएगा। 1992 में इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का केस डिसाइड हुआ नवंबर में। तो समझ लीजिए कि उसी से और आंदोलन तेज हुआ कि किसी भी कीमत पर वोट इनका शिफ्ट हो। और मेरे अनुसार भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग सफल हो गए। और 2014 में जब इस देश के चौकीदार, प्रथम सेवक, जुलाई 2013 में ये भारतीय जनता पार्टी के चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे, तो उनके झांसे में पूरा देश आ गया। कांग्रेस से लोग परेशान थे, तो उनके झांसे में बहुत ही बेरोजगारी की मार अब की बार मोदी सरकार, बहुत ही महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। तो इन सब चीज़ों पर विश्वास करके दलित, ओबीसी, आदिवासी शिफ्ट कर गए। और मैं जो समझता हूँ, जो भाजपा को इतना बड़ा समर्थन 2014 से इधर मिला, तो उसका कारण उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी है और बिहार में लालू यादव की पार्टी आरजेडी है। क्योंकि इन लोगों ने, भले ये पिछड़ी जाति के हैं, लेकिन इन्होंने अपने शासनकाल में पिछड़ी जातियों के लोगों पर ही अत्याचार किए, जिससे उनकी मजबूरी थी कि हमको शरण अब भाजपा मिलेगा। अगर भाजपा के विरुद्ध ये लोग अपने शासनकाल में पिछड़ी जातियों को, दलित आदिवासी को अपने गले लगाए होते, तो 2014 में किसी भी कीमत पर मोदी को बहुमत नहीं मिल पाता। सर, जैसे कि मंदिर की बात कर रहे हैं हम, कल 22 तारीख भी है, राम वशिष्ठ मंदिर का प्रोग्राम भी तैयार बैठा हुआ है, मतलब चलने को तैयार है। हाँ, ठीक। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम अब देखिए, अभी कुछ घंटा पहले और भी आपके भाई लोग आए थे, उन्होंने भी ऐसे प्रश्न किए। और एक जनी ने तो ये भी प्रश्न किया कि ये तो बदले की भावना से हो रही है। तो मैंने उनको जवाब दिया कि बाबर ने बाबरी मस्जिद तोड़ा, नहीं तोड़ा किसी ने नहीं देखा, वो साबुत है। अब उस पर चूंकि कोर्ट का मोहर लग गया है,
कि भाई यहाँ पर जो राम जन्मभूमि है तो उस पर टिप्पणी करना बेकार है। लेकिन मैं जो अब कल जो प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो प्रधानमंत्री को उनको प्राण प्रतिष्ठा में जिस तरह से रुचि ले रहे हैं उस तरह से रुचि नहीं लेना चाहिए थे। इनको सिर्फ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर के अपना एक औपचारिकता निभानी चाहिए। लेकिन ये जो देखिए इसमें टेक्निकल पॉइंट आएगा, जो इन्होंने अयोध्या की आधारशिला रखी मंदिर के निर्माण में तब, और आज कल जो है अपना प्राण प्रतिष्ठा में करेंगे, वहाँ पर पुजारी जो होंगे 2-4 जैसे भी हैं वो अपना प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। तो हिंदू रीति रिवाज में जब कोई रस्म होता है तो जो पुजारी होते हैं, पंडे होते हैं, उनको दक्षिणा दिया जाता है। अब नरेंद्र मोदी दक्षिणा किस हैसियत से देंगे? अगर प्रधानमंत्री के रूप में देंगे तो संविधान की बाध्यता है, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर वो अपने जेब से देंगे, अपनी उससे देंगे, तो ये मंदिर उनके पैतृक संपत्ति नहीं है कि जो अपने जेब से दें। यहाँ पर इनको डेफर होना चाहिए था। सर जैसे कि ये मंदिर बन रहा है, हाँ। और आपके सनातन धर्म में जो बड़े जो गुरु हैं, धर्म गुरु जो हैं, उन्होंने जो अभी ये कहा है कि आधे में आप राम प्रतिष्ठा जो कर रहे हैं ये सही नहीं है, फिर भी कर रहे हैं। क्या ही ऐसा तो नहीं कि चुनाव को लेके 2024 नरेंद्र मोदी, अमित शाह और संघ के जो कारवाह शाह क्या हैं, वो मोहन भागवत, ये लोग और उनके समर्थक और बहुत सारे नौकरशाह जो इस देश को लूटे हैं, उनकी ये है कि किसी कीमत पर एन प्रकीर्ण जो है सत्ता में हम बने रहें। इसीलिए उन्होंने अभी जो ये कई साल लगेगा मंदिर के निर्माण में, जो परफेक्ट रूप में तैयार होगा। लेकिन मोदी ये जान लिए हैं कि 2024 में हम बुरी तरह से हार जाएंगे, क्योंकि पिछले पौने 10 साल में ये ना बेरोजगारी की समस्या हल किए, ना महंगाई की समस्या हल किए, ना कोई देश में अच्छा स्कूल, अस्पताल, यूनिवर्सिटी कोई भी नहीं बनवाए। हाँ, हाईवे बनवाए हैं। यही लोग कंपनी बना करके इस देश को टोल टैक्स के नाम पर कब्जा करके लूट रहे हैं। सर मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल ये था कि जो वहाँ जो धर्मगुरु हैं उन्होंने जो बोला है कि अभी अधूरा मंदिर है, इसे पूरा नहीं हो, जब तक ये पूरा नहीं होगा उसके बाद राम जो कल का प्रोग्राम होने जा रहा है वो कर रहे हैं, उसके क्या मतलब तो है? उसका मतलब उनका तो यही तो मैं कह रहा हूं ना। तो अभी तो प्रश्न में दिया हूं उत्तर है कि वो जो है 2024 में बुरी तरह से हारने वाले हैं। तो वो जान रहे हैं कि भाई हो सकता है कि श्री राम प्रभु हमारी नैया पार लगा दें, तो इसकी अयोध्या मंदिर के माध्यम से, प्राण प्रतिष्ठा के माध्यम से ये अपना राजनीतिक फसल काटना चाहते हैं। मैं बता दूं, प्रभु श्री राम कोई भी जो भी देवती देवता किसी को करें, उनका 2024 में राजनीतिक फसल नहीं कटेगा। अब मई में इनको 2024 में सत्ता से बाहर जाना पड़ेगा। थैंक यू। नमस्कार।